My dear students, yesterday we discussed the topic continents and oceans. Today we are going to next topic atmosphere. Next topic is atmosphere. Let's start. The earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere. पृथ्वी गैसों की परतों से घिरी हुई है, जिन्हें हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। हम जानते हैं कि देयर आर मेनी गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी अर्थात हमारी पृथ्वी चारों तरफ से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं या एटमॉस्फेयर कहते हैं। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्लेनेट। वायु की ये पतली परत इस ग्रह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। It provides us with the air we breathe and protects us from the harmful effects of sun's rays। और ये हमें एक ऐसी वायु प्रदान करती है जिसके कारण हम लोग सांस लेते हैं और वायुमंडल में हमें सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। The atmosphere extends up to a height of about 1600 kilometers। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। कितने किलोमीटर तक है? 1600 किलोमीटर, 1600 kilometers। The atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature and other properties। और इस वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। कितनी परतों में? 5 परतों में बांटा गया है। These layers starting from Earth's surface are called the troposphere, the stratosphere, the mesosphere, the thermosphere and the exosphere। तो इनको हम जो परतों को सतह से शुरू करते हैं, तो हम सतह से ऊपर की ओर जो जाते हैं तो इन्हें हम शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और लास्ट वाला सबसे ऊपर वाला जिसे एक्सोस्फेयर कहते हैं, इसे बहिर्मंडल कहा जाता है। क्या कहते हैं? बहिर्मंडल इसे कहते हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया आपका ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर। सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड इज मीसोस्फेयर। एंड फोर्थ इज थर्मोस्फेयर। एंड फिफ्थ and last is exosphere। Exosphere। First is troposphere, second is stratosphere, third is mesosphere, fourth is thermosphere and next is exosphere। ओके, तो ये पृथ्वी की सरफेस से
ऊपर की ओर जाने पर ये सीक्वेंस पहले ट्रोपोस्फेयर आता है पृथ्वी की सतह के नजदीक, फिर ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, ऊपर मेसोस्फेयर, ऊपर थर्मोस्फेयर और सबसे ऊपर एग्जोस्फेयर आता है। ठीक है, इन्हें नोट कर लेना, कई बार इसका सीक्वेंस पूछा जाता है। ठीक है, सीक्वेंस पूछा जाता है। Next, the atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen, which make up about 99% of clean dry air. वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% है। कितने प्रतिशत है? 99% है। ओके, तो मेन कौन सा हो गया? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, टू गैसेस। दो गैस का हमें याद रखना है, बाकी की है वो थोड़ा थोड़ा अनुपात है, लेकिन मेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच मेकअप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस लाइक carbon dioxide, argon and others comprise 1% by volume. आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन इत्यादि की मात्रा कितनी है? 1% जैसी है। ओके, तो ये हो जाएगा 78 प्लस 21 प्लस 1। ओके, मेन इज नाइट्रोजन, सेकंड इज ऑक्सीजन एंड थर्ड अदर गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर्स 1%. ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ while nitrogen helps in the growth of living organism. ऑक्सीजन श्वास लेने के लिए हमारे आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। दिस इज इम्पोर्टेंट फैक्ट। इम्पोर्टेंट फैक्ट इज ऑक्सीजन इज द breath of life while nitrogen helps in the growth of living organisms. Carbon dioxide, those present in minute amount, is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ये गैस अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। पौधों के लिए मैन ग्रोथ के लिए कौन सी गैस हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। नेक्स्ट इज it is maximum at the sea level and decreases rapidly as we go up. यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं ये तेजी के साथ घटता जाता है। You know that climbers experience problems in breathing due to this decrease in the density of air. आप जानते हैं कि पहाड़ों पर जो क्लाइंबर्स होते हैं, पर्वतारोहण करने वाले पर्वतारोही होते हैं, उनको हवा के घनत्व में कमी होने के कारण ऊपर श्वास लेने में कठिनाई होती है। They have to carry with them oxygen cylinders to be able to breathe at high altitudes. और ऊंचाई पर
ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। The temperature also decreases as we go upwards. जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। The atmosphere exerts pressure on the earth. वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। This varies from place to place. और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। This varies from place to place. Some areas experience high pressure and some areas low pressure. कुछ एक क्षेत्रों में हमें दाब अधिक महसूस करते हैं और कुछ एक क्षेत्रों में कम। Air moves from high pressure to low pressure. Air moves from high pressure to low pressure. Moving air is known as wind. और वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है और गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। What is wind? Then our answer is moving air is known as wind. Next point is biosphere, the domain of life. Biosphere का मतलब होता है जीव मंडल। The biosphere is the narrow zone of contact between the land, water and air. जीव मंडल स्थल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। It is in this zone that life that is unique to this planet exists. ये वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, ये जहाँ जीवन मौजूद है। There are several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. यहाँ जीवन की बहुत सी प्रजातियां जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े मैमेलिया तक मैमल्स तक स्तनधारी तक यहाँ होते हैं, पाई जाती हैं। All the living organisms including humans are linked to each other and to the biosphere for survival. मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। The organisms in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। For example, cutting of forest for fulfilling our needs of food or clearing land for agriculture may lead to fast removal of soil from slopes. उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है तो इससे ढालू भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। Similarly, Earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquakes. और इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होते हैं। For example, there could be submergence of land as happened in the case of tsunami recently. और हाल ही में सुनामी जो आई, सुनामी recently parts of Andaman and Nicobar
निकोबार आइलैंड्स वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। और इस प्रकार की आपदाएं हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के कुछ भाग पानी में डूब गए। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर अनसूटेबल फॉर ह्यूमन यूज। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहता है। It also damages other forms of life। ये जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। Emission from industries, thermal power plants and vehicles pollute the air। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्रैकेटेड CO2 is an important constituent of air। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, but increase in the amount of CO2 leads to increase in global temperature। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। This is termed as global warming। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के रिसोर्सेज या संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। Today we discussed biosphere। First we discussed atmosphere and after we discussed biosphere, the domain of life। I hope you have understood the lesson very well। In next video we will discuss the exercises of this lesson। Keep continue with me। Thank you।